तो देखो बच्चों, हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट सेकंड टोटल एनसीईआरटी। ठीक है ना। टोटल क्या है? एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो क्लास 12 का फिजिक्स है, पार्ट नंबर सेकंड है। इसमें टोटल अगर पार्ट नंबर सेकंड की बात करें बुक में, तो ये टोटल इसमें 6 चैप्टर है, जिसमें से हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, और एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है ना। क्योंकि पार्ट फर्स्ट में 8 पार्ट है और इसमें कितना है, 9वें से स्टार्ट किया है। तो इसमें जो पहला हमारा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो 9.1 में हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है। 9.1 में हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। ऑप्टिक्स क्या होता है, जिसमें स्टडी ऑफ द लाइट इट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। और रे, ठीक है ना, बताएंगे रे क्या होता है, एनसीईआरटी ने बताया है। ठीक है ना। फिर हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर 9.2 रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, एंड थर्ड टॉपिक है रिफ्रैक्शन, फोर्थ टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक। एंड रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस बाय द लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, सम नेचर फिनोमेना ड्यू टू द सनलाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब टोटल 9 करीब टोटल 8 पॉइंट है इसमें, मतलब 8 हेडिंग्स हैं। अब हो सकता हो 8 डे में भी कंप्लीट हो जाए, हो सकता हो 10 डे में भी कंप्लीट हो जाए। तो मोस्टली मैं जितना जल्दी चाहूँगा उतना जल्दी हम लेक्चर को कवर करके इस चैप्टर को एंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 चैप्टर है। अगर हम लोगों के पास टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 6 चैप्टर को कम से कम 2 महीने या 2.5 महीने में हमको ख़त्म करना है, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम मार्च में भी जनवरी फरवरी मार्च के लास्ट तक स्टार्ट होने की कुछ संभावनाएं कुछ बच्चों ने व्यक्त किया है। तो फिलहाल तो कोशिश रहेगा 2-2.5 महीने में इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। और फिलहाल के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग सबसे पहला अगर टॉपिक पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन हमारा होगा। क्या होगा? इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो हम लोगों को एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखें तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, और फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों का इंट्रोडक्शन है। और इस इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो फिलहाल के लिए जो हमारा इतना ही है। ठीक है ना। और मैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना। जिसमें हमारा पहला लाइन है, ठीक है, पहला लाइन है, नेचर हैज़ endowed the human eye with the sensitivity to detect electromagnetic wave within the small range of electromagnetic spectrum। देखो, इस लाइन का कहने का मतलब ये होता है, अगर हम लोग देखें तो इस इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो नेचर हैज इंडोएड द ह्यूमन आई, मतलब कि जो हमारी आंखें होती हैं, हम लोग जो इंसान हैं, हम लोगों की जो आंखें होती हैं, रेटिना विथ द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब किसी चीज़ को सेंस करना। जैसे कि हम लोग फूड को खाते हैं तो फूड को हम लोग सेंस करते हैं, उसी तरह से हमारी आंखें जो होती है उसमें एक सेंसिटिविटी पाई जाती है जो किसी चीज़ को सेंस करता है और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन सेंड करता है टू डिटेक्ट। डिटेक्ट मतलब जैसे मेटल डिटेक्टर और सारी चीज़ें। तो हमारी जो आंखें होती है वो डिटेक्ट करने वाली चीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन से वेव को डिटेक्ट करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, अगर एक शब्दों में हम लोगों ने समझे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, देखो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अगर देख लें तो अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर मान लेते हैं ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसे ऐसे होता है, मतलब कि इसके परपेंडिकुलर होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, मतलब एक दूसरे के कैसे होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है और ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, मैग्नेट
और जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है इलेक्ट्रॉन के चलने से, क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट आता है वेव विद इन ए स्मॉल रेंज। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं इनका जो छोटा सा रेंज होता है आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब 10⁻24 से लेकर के 0 तक ये हार्टेज में मेजर किया जाता है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है C/λ, जो कि 11th में हम लोगों को एटम चैप्टर में पढ़ाया गया था इस टॉपिक को थोड़ा सा। और जो हमारे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में भी जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है 8th टॉपिक है, वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे ही है, ठीक है ना। तो फिलहाल 10⁻24, 10⁻22, 10 ये देखो हमारा कौन सा है, ये हमारा क्या है, हमारा गामा रे है, एक्स रे है, यूवी रे है, और ये जो बीच वाला तुम लोग पोर्शन देख रहे हो ये तुम्हारा विजुअल लाइट है, ठीक है ना। कौन सा लाइट है? विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब कि जिस स्पेक्ट्रम को हमारी आंखें सेंस कर सकती हैं, डिटेक्ट कर सकती हैं, जिस मतलब ये तो सारी चीजें हैं। गामा रे भी है, हम अपने आंखों से देख पाते नहीं, एक्स रे भी है, देख पाते नहीं, यूवी देख पाते नहीं देख पाते, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम रेडियो, एएम रेडियो, लॉन्ग वेव रेडियो, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, बट हमारी आंखें जो है इन सबको डिटेक्ट नहीं कर सकती है। अगर आप लोग देखे होंगे लूसी एक मूवी करके होगी जिसमें ये चीज जरूर बताया गया है, उस मूवी में अगर देखा जाए तो उसमें उसकी आंखें जो होती है वो अपने ब्रेन का पावर जब हाई लेवल का इस्तेमाल करती है तो एएम, एफएम और सब लॉन्ग वेव रेडियोस और सारे रेडियोस मतलब विजुअल लाइट को वो डिटेक्ट कर पाती, मतलब ब्रेन के इस्तेमाल करने पे डिपेंड कर रहा था। बट हियर आई कैन नॉट डिस्कस, ठीक है ना। बट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे यही विजुअल स्पेक्ट्रम, विजुअल स्पेक्ट्रम के बारे में बताना था, जिसके कारण क्योंकि विजुअल स्पेक्ट्रम जो होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच का एक छोटा सा जो जगह होता है या छोटा सा पोर्शन होता है, उसी भर को हम लोग क्या कर सकती है, हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं। और जिस इस विजुअल स्पेक्ट्रम को हमारी आंखें जो डिटेक्ट कर पाती हैं, इसी को डिटेक्ट कर पाती हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। अगला लाइन जो है हमारा एनसीईआरटी का यही है, ये कहा ही है, ठीक है ना। तो द नेचर ऑफ इंडोवेट द ह्यूमन आई विद द सेंसिटिविटी डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके जो छोटा सा रेंज है उसी को हमारी आंखें क्या कर पाती, डिटेक्ट कर पाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग उसी को क्या कहते हैं। अगर मोस्टली आप लोग चाहे तो इसको याद कर सकते हैं और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर है वेवलेंथ में है चीजें, ठीक है ना। अब हियर हम लोग दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे और इस दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसको फोकस कर देता हूँ, ठीक है ना, तो आप लोग और अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखने दूसरा पॉइंट हमारा एनसीईआरटी का क्या कहता है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, हमारा दूसरा पॉइंट ये कह रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलोंगिंग टू दिस रीजन, मतलब कौन से रीजन, विजिबल रीजन, कौन सा रीजन, विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द लाइट, मतलब कि जो विजुअल रीजन है हमारा स्पेक्ट्रम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजुअल रीजन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट। फिर इसकी कुछ गुण को बताया है, मीन्स प्रॉपर्टीज, ही एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, इट इज द मेनली थ्रू द लाइट्स, मतलब जो विजुअल स्पेक्ट्रम है इट इज द मेनली थ्रू द लाइट्स, मतलब ये लाइट्स का फॉर्म है, ठीक है ना। एंड लाइट इज द सेंस ऑफ विजन दैट वी नाउ, मतलब कि जो लाइट, व्हाट इज द लाइट, लाइट इज द नथिंग, द सेंस ऑफ विजन, मतलब हमारा जो विजन है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सेंस करते हैं किसी चीज को, ठीक है ना। लाइट इंटरप्टेड द वर्ल्ड अराउंड, और हमें लाइट जो है हमारे पूरे इस ब्रह्मांड को या फिर हमारे चारों तरफ की चीजों को क्या करता है, इंटरप्ट करता है, उसके ऊपर से रहस्य को हम लोगों को क्या करता है, हटाता है। सपोज करो किसी वस्तु को अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ब्लैक जो होता है, ब्लैक कपड़ा जो होता है, ये रेडिएशन को क्या करता है, टोटली हर एक रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। व्हाइट कपड़ा जो हम लोगों के लिए होता है, व्हाइट क्लॉथ इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल रे, ठीक है ना। क्यों? तो देखो जो मतलब जो कलर दिखाई देता है वो कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, मोस्टली यही कंसेप्ट है, और हमको क्या होता है वो कलर दिखाई देता है, ठीक है ना।
तो दीज आर टू थिंग्स, मतलब इसमें दो थिंग्स है। कहा है फर्स्ट दैट इज ट्रेवल विद द इनॉमरस स्पीड, मतलब ये बहुत तेज से चलता है। इसका मेजरेबल जो स्पीड है हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो कितना होगा हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, क्या है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है स्पीड ऑफ मतलब लाइट है, और ये नेचर में सबसे तेज, मतलब इस प्रकृति में सबसे तेज चलने वाला जो कोई चीज है तो वो सिर्फ क्या है हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है ना। सेकंड टर्म में बात बोला इट इज द ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कि ये कौन से स्पीड में चलता है, कौन से स्ट्रेट लाइन में, ये कर्व लाइन में मूव नहीं करता है, मतलब ये टोटली कैसे चलता है स्ट्रेट लाइन। इस बात को हम लोग मोस्टली क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे कि ये हमेशा चलेगा तो कौन से लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। एंड इन्होंने बहुत सारी चीजों को बात भी बताया है, और साथ ही साथ में एनसीईआरटी में लिखा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द हाईएस्ट स्पीड अटेम्प्ट इन नेचर, मतलब कि हमारे नेचर में वैक्यूम के स्पीड की अगर हम बात करें तो सबसे तेज हमारा क्या होता है लाइट ही चलता है, क्योंकि लाइट की स्पीड से अभी हम लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं। अगर फ्यूचर अगर हम लोग जानते हैं जैसे कि जो लाइट होता है पृथ्वी पे आने में काफी 8 मिनट कुछ सेकंड के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, लेता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग अब आगे की बात करें, हम लोग देखें कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, और इन सब के बेस पर एनसीईआरटी ने जो लाइनें लिखी हैं उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे कि हम लोग रे जान लेते हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स हम लोगों ने समझ लिया कि ऑप्टिक्स वो होता है कि जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द ऑप्टिक्स एंड बिहेवियर एंड नेचर, स्टडी ऑफ द आल्सो नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड द ऑप्टिक्स। एंड रे क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या होता है, द लाइट वेव, मतलब जो हमारा विजुअल रीजन का जो वेव है, ठीक है ना, कैन बी कंसीडर टू ट्रेवल आर, ठीक है ना, one point to another point along the straight line joining them, the path is called the ray of light। क्या बोला जाएगा, ray of light। जैसे कि अगर हम कंसीडर करें तो एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, तो ये जब भी जाएगा तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा। जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं कि अगर इस बोर्ड पर कोई वस्तु आके टकरा, मतलब लाइट आके टकरा रही है और सीधे हमारे आंख पे पड़ रही है, मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग है। कैसा ज्वाइनिंग है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है ना। जैसे कि आपने कभी शीशे पे अगर लाइट को, कांच पे, ग्लास पे अगर आपने कभी भी लाइट को जलाया होगा तो देखते होंगे उसका जस्ट रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आता है, और वो भी सीधे स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग में आता है। कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग में आता है। तो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो रेखा हम लोग लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। ये क्या है हमारा, ये हम लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रे ऑफ लाइट है। ये क्या है, रे ऑफ लाइट है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में ही क्या होता है, रे ऑफ लाइट का फॉर्मेशन होता है। तो कह रहा बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ए बंडल ऑफ सच रे, मतलब कि एक रे है ऐसे एक बार, फिर ये कर लिए, फिर ये ढेर सारा, ये देखो ये एक बंडल बन गया। ये जो बंडल हमको बन करके निर्माण हुआ, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, मतलब कि ये लाइट का एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया। देखो मोस्टली ढेर सारी चीजें टॉपिकें हैं, ढेर सारी चीजें हैं, बट वी आर कैन नॉट डिस्कस हियर, बट आई एम टोटली फोकस इन एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बीम ऑफ लाइट हो गया। क्या हो गया, बीम ऑफ लाइट। जो भी चीजें जहां पे भी आएंगे, अगर लगेगा कि हमको ऊपर जाना चाहिए थोड़ा सा नीचे तो फिर चले जाएंगे, अन्यथा हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि टोटली हम लोग एनसीईआरटी। तो दो चीजें बताया है, रे ऑफ लाइट और क्या बताया, बीम ऑफ लाइट। फिर आगे हम लोग के एनसीईआरटी में कहा है कि हम लोग यहाँ पे कौन कौन सी घटनाओं को, कुछ घटनाओं को भी हम लोग देखेंगे, जैसे फिनोमेना ऑफ द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है ना, यूजिंग रे पिक्चर्स ऑफ लाइट, यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वी कैन स्टडी द इमेज फॉर्मेशन, प्लेन, स्फेरिकल, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, surface we can go on the describe construction working the some important optical instrument including the human eye, मतलब कि ये सब चीजों को भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन आई को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो अब हमारा यहाँ तक का ही हमें दो चीज समझाने की कोशिश किया, एक रे ऑफ लाइट और एक बीम ऑफ लाइट। हम लोगों को यहाँ पे एक्सटेंडर लेवल का डिफिनेशन भी दिखाया है लाइट का, कि एक्सटेंडर लेवल का डिफिनेशन क्या होता है, कि जो विजुअल रीजन के जो लाइट्स होते हैं जो हमारी आंखें सेंस कर सकती है वही हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है, लाइट होता है। ये मोस्ट टॉपिक है। और साथ ही साथ रे ऑफ लाइट हो गया, हमारा क्या हो गया, बीम ऑफ लाइट हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो हमारा
तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है एनसीईआरटी के अनुसार, पहला इंट्रोडक्शन था, दूसरा हमारा एनसीईआरटी के अनुसार पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर। मतलब रिफ्लेक्शन क्या होता है, फर्स्ट बात ये समझ लेते हैं। देखो हमारे सामने अगर एक चीज रख दिया जाए, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, इसमें हम लोग वाटर भर देते हैं H2O, ठीक है ना। अब हम कोई लाइट को लेकर के आते हैं, इसमें इंसिडेंट करवाते हैं, ये देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इस पे जो परपेंडिकुलर जो बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। मैं इसमें तुमको कई सारे केस समझा दूंगा, ठीक है ना, इसीलिए मैंने, और ये जो आई हुई रे है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग अभी हाई लेवल पे हो, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। और यहां से जो निकलता है इसी हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, रे। और ये कैसा होता है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। अब देखो इसके बीच जो कोण बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, ठीक है ना, एंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहां पे कौन सा एंगल बन जाता है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, एंगल बन जाता है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे और कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। इंसिडेंट रे और क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये जो हमारा इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना, और रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है ना, ये तीनों ही पहले की अगर हम बात करें तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है ना, और ये इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये जो हो गया इंसिडेंट एंगल हो गया, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग किससे, एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम लोग, तो जैसे कि हम लोगों का पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहता है कि फर्स्ट लॉ कहता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब कह रहा है कि ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये बराबर होगा किस एंगल के, इसके। मतलब कहने का मतलब हो गया आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। आई हम लोग इंसिडेंट रे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आर हम लोग किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे के लिए क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर सेकंड लॉ कहता है दैट द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, ठीक है ना, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किस सरफेस के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई द सेम प्लेन। मतलब कह रहा है कि जहां पे ये देखो कैसे क्या बात हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, कोई भी चीज ले लेते हैं, चलो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, एक फ्लैट बुक। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये है हमारा, तो यहाँ पे हमारा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, और ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है ना, और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, और बीच में ही हमारा क्या है, नॉर्मल है, इस तरीके से है। तो कह रहा लाई इन द सेम प्लेन, क्या कह रहा है, लाई इन द, और ये जो है ये तुमको दिख रहा है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो कह रहा है कि अगर हम बीच में इसके नॉर्मल रख दें, क्या रख दें, नॉर्मल, तो नॉर्मल जो होगा इसके बीच जो यहाँ पे एंगल बनेगा इंसिडेंट के बीच में जो बनेगा, मतलब मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है ना, तो ये जो यहाँ का जो एंगल बनेगा और यहाँ का जो एंगल, ये कोण आई होगा और यहाँ पे कोण क्या होगा, आर होगा। अगर हम लोग ऐसे ही समझे तो इस बगल का, क्योंकि इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पे जो बनेगा ये क्या होगा, इसके बीच में कोण आई बनेगा, इसके बीच में क्या बनेगा, कोण आर बन जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये बनेगा मतलब एंगल, सॉरी, ठीक है ना, एंगल बनेगा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या कह रहा लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो हमारा है इसके प्लेन की बात क्या कर रहा है। कभी कभी बच्चे प्लेन पे ही कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं प्लेन को एक बार डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, ठीक है ना। प्लेन का मतलब ये नहीं है, ये देखो ये जो नीचे वाला है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। प्लेन इसका ये होगा,
प्लेन इसका ये होगा, क्योंकि नॉर्मल भी ऐसे है और रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे है, तो इसका जो प्लेन होगा ये होगा और इस तरफ का होगा। मतलब कि ये तीनों क्या है, सेम प्लेन पे है। कैसे है, सेम प्लेन पे है। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में ही होंगे। अगर ऐसे तीनों हैं तो प्लेन की बात करेंगे तो ये सामने वाला प्लेन होगा, पीछे वाला क्या होगा, प्लेन होगा। यही कहता है हमारा रिफ्लेक्टिंग ऑफ द लाइट। मतलब अभी तो हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो बात कहता है। पहला बात क्या कहा उसने, कहा आई इक्वल टू आर, जो होगा एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल आर और एंगल आई क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई से इंसिडेंट रे, आर से रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो और सेकंड लॉ में कहता है इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। प्लेन मतलब ये प्लेन, ठीक है ना, प्लेन मतलब ये प्लेन, ठीक है ना सर। ये प्लेन, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये दो लॉ हमको ये टोटली डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। तो इसके लिमिटेशन, तो हम लोग इसके थोड़ा सा एक लिमिट, इस लॉ के लिमिट की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। एक पॉइंट पे हम लोग लिमिट की बात करेंगे। तो लिमिट इस लॉ की क्या होती है, दिस लॉ, एनसीईआरटी में लिखा है दिस लॉ वैलिड एट ईच पॉइंट, मतलब ये प्रत्येक पॉइंट पे वैलिड है ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कहीं पे भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां के लिए ये क्या है, वैलिड है। कहीं पे भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, मतलब जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वहां के लिए ये वैलिड है, ठीक है ना। तो सरफेस वेदर प्लेन आर कर्व, मतलब कि चाहे प्लेन होगा या फिर कर्व सरफेस होगा, दोनों के लिए ये क्या है, ये वैलिड है, ठीक है ना। फिर कह रहा नोट हाउ एवर वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन, मतलब मैं अपने डिस्कशन को यहीं पे रोकता हूं टू द स्पेशल केस, मतलब मैं स्पेशल केस की तरफ लेकर के चल रहा हूं ऑफ द कर्व सरफेस दैट इज स्फेरिकल सरफेस। किसके तरफ लेकर के चल रहा हूं, स्फेरिकल सरफेस की तरफ लेकर के चल रहा हूं। कह रहा नॉर्मल इन, मतलब कह रहा है कि जो वो अपर केस था, ठीक है ना, नॉर्मल इन दिस केस टू बी टेकन एज नॉर्मल टू द टेंजेंट टू द सरफेस, मतलब सरफेस का जो टेंजेंट था इस तरीके से, ठीक है ना। सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि जो इंसिडेंट था इससे क्या था, टेंजेंट पे था। ये देखो नॉर्मल था, ठीक है ना, किस पे था, नॉर्मल था। ये कोण क्या बना रहा था, आई, और ये रिफ्लेक्टेड हो जा रहा था कोण आर। तो एंगल आई और इक्वल टू एंगल आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब जहां पे इंसिडेंट पॉइंट है वहीं पे ये क्या बना रहा है, टेंजेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट इज द नॉर्मल इज द अलोंग ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस के अलोंग कैसा होगा, ये नॉर्मल होगा। मतलब सेकंड केस में बात कर रहा, कर्व सरफेस की बात कर रहा है कि जैसे कर्व सरफेस मतलब एक सर्कुलर आकार है, तो कह रहा इट इज द नॉर्मल, मतलब कि इसके लिए तो नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे पे डिपेंड कर रहा था, बट इसके लिए जो नॉर्मल है अलोंग द रेडियस, मतलब कि अगर मान लेते हैं इसका रेडियस ये है, ये इसका रेडियस है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर कर्वेचर ऑफ द मिरर टू बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो होगा रेडियस जो है इसका फिक्स है, जो सेंटर से जो लाइन क्रॉस करेगी। देखो दो बात हुई, अगर प्लेन सरफेस है, ठीक है ना, मतलब कि अगर हम लोग केस में नॉर्मल अगर देखेंगे, कोई कर्व वर्व नहीं है, मुड़ा उड़ा नहीं है, सब चीज नॉर्मल है, ठीक ठाक है, तो उसके लिए जो इंसिडेंट रे होगा हमारा, ठीक है ना, मतलब कि जो हमारा इंसिडेंट रे होगा उस पे जो टेंजेंट बनता है, ठीक है ना, वही उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कि जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, वही क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, कौन सा, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना, या फिर स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है ना, तो उसके लिए दैट इज द नॉर्मल इज अलोंग रेडियस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, मतलब कि जो उसका रेडियस होगा और जो सेंटर से लाइन गुजारने पर जो क्रॉस हो जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कर्वेचर ऑफ द मिरर ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट जो रे है उसी के क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाए। फिर से मैं बात को बता देता हूं, अगर ना समझ में आए तो दो ही मैं बात लिखा हूं। देखो पहला केस में कहा है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, इसका जो टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका नॉर्मल होगा प्लेन मिरर के लिए। किसके लिए, प्लेन के लिए। किसके लिए, प्लेन के लिए। अगर कर्व सरफेस आ जा रहा है, तो जैसे ये मुड़ा हुआ का सरफेस है, ये देखो कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस के लिए जो नॉर्मल होगा उसके सेंटर से जो गुजरने वाली रेखा होगी वही उसका क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हो जाएगा। बस यही दो बात एनसीईआरटी ने यहाँ पे किया है, ठीक है।
तो हम लोग बात करने वाले हैं अगले इसके कुछ टेक्निकल टर्म के बारे में हम लोग बात करने, जैसे कि पोल। पोल क्या होता है, ठीक है ना। द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। क्या बोला जाएगा उसको, क्या बोला जाएगा, पोल बोला जाएगा। मतलब पोल हमारा जो होगा जियोमेट्रिकल शेप मतलब होगा, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं स्फेरिकल हमारे पास है, ये है हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिकल का मतलब होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हम लोग मेजर करेंगे, जो इसका मिड पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, वही इसका क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोल। फिर कहला ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, दैट द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द इट्स ऑप्टिकल सेंटर। मतलब कि जो हमारा मान लो स्फेरिकल लेंस है, एक तरह से है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट, इसका भी जो मिडिल पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता। क्या कहलाता, ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाता, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पोल। मतलब कि पोल, ये जो हमारा पोल है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि ये जो हमारा सर्कुलर आकार का देख रहे हो, ये जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डिनोट करते हैं, और इसको हम ले जाकर के पोल पे मिला दें, तो ये जो मिलाने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ द स्फेरिकल लेंस में क्या होगा, द प्रिंसिपल एक्सिस इन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर। मतलब कि ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना, और इसके जो प्रिंसिपल फोकस होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है ना। और इस तरफ भी ये होता है F1 F2 हमारे हिसाब से होता है, ठीक है ना। अब ये जो F1 और F2 होता है प्रिंसिपल फोकस से जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, यहां से लेकर के यहां तक जो फोकस से मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा पोल क्या होता है, तो जियोमेट्रिकल से मतलब जो मिडिल पॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा, लेंस में, स्फेरिकल में क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब मिडिल पॉइंट पे, लेंस के मिडिल पॉइंट पे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर का प्रिंसिपल एक्सिस, द सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी तरह से इन केस ऑफ द स्फेरिकल लेंस द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस से जो जुड़ा हुआ रहता है लाइन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ द स्फेरिकल लेंस। देखो यू आर गॉट इट, मैं जान रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही समझदार स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने बाकी सारे टर्मोलॉजी को हाई स्कूल में पढ़ा है, ठीक है ना। तो हाई स्कूल में क्योंकि सारे टॉपिक्स दिए गए हैं और सारी चीज़ दिए गए हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर दिक्कतें आ रही है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। तो हो सकता हो मैंने हाई स्कूल के भी टॉपिक को एक लेक्चर में और इससे बेसिक की चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो कमेंट में बता देंगे तो मैं आपको इससे भी बेसिक चीज़ों को कवर कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ और बचा है जिसको साइन कन्वेंशन भी, तो आप लोगों को दिख रहा है साइन कन्वेंशंस। देखो आप लोगों ने हाई स्कूल में जितना भी पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन, तो उससे अगर आप लोगों को लगेगा कि इट इज़ द बेटर तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखो यहाँ पे एक ही कंसेप्ट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। क्या कंसेप्ट है, देखो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो रहता है, क्या है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर इमेज बन रहा है, हाइट अगर ऐसा है तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव। सही बोले हो, कौन सा डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड हुआ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर इमेज डाउनवर्ड हुआ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और कह रहे हो कि सर जो डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो कुछ भी हो, ठीक है ना। जो इंसिडेंट रे, जैसे कि मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, अगर हम इसी डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम भाग रहे हैं तो हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इंसिडेंट रे के हम निगेटिव डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मतलब इंसिडेंट रे आ रहा है इधर से, ठीक है ना, हम भाग रहे हैं इधर, ठीक है ना, तो मतलब हम किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और हमारा चल कहाँ से, देखा कहाँ जाता है, मिरर से। अगर मिरर से हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कौन सा डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है तब, ठीक है ना। अगर मान लो इंसिडेंट रे आ रही है इस डायरेक्शन से और हम लोग जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब हमको सिर्फ दो बात याद रखनी है। पहली बात है, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे, वन थिंग फिर से मैं बोलता हूं, अगर हम पोल से, ठीक है ना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलेंगे, पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर हम पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
और हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, हाइट जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे की तरफ हाइट क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो देखो लिखा है डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट निगेटिव हो जाएगा, डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग, और ये हमारा मिरर है, क्या है, मिरर है, ठीक है ना। अब ये हमारा हाइट जो देखो अपवर्ड लिखा, अपोजिट लिखा है, और अगर नीचे आएगा तो निगेटिव। ये एनसीईआरटी का सिंपल सा फिगर है, और इसमें यही बताया, कहा लेंस और मिरर और कोई भी होगा सबके लिए यही फॉलो होगा। मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव, अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है, इससे ज्यादा हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही अगर हमको याद है तो खत्म है कहानी, ठीक है ना। और बाकी जितनी भी बातें बताई जाती हैं ऐसे चलेंगे, उसका ऋणात्मक होगा, इसका धनात्मक होगा, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी अगर आपको ये चीजें याद है तो, क्योंकि इसमें पूरा टोटली मोस्टली कंसेप्ट है आपका पूरा भरा हुआ पड़ा हुआ है। तो देखो इसके बाद हम लोग दो चीजों को देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे अगला हमारा 9.2.2 आ जाएगा, हमारा आ जाएगा फोकल लेंथ। यहां से आपका क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा। कहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा, इस टॉपिक से। अभी तक का जो टॉपिक था हमारा, अब यहां से हम आपको डेरिवेशन कराएंगे। पेपर में ये सब नहीं आएगा, पेपर में इसको सिर्फ आपको याद रखना दिमाग में, और फार्मूला जब क्वेश्चन लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे तो उस समय इसका यूज करेंगे। तो इसमें हमारा आएगा, एक आएगा हमारा टॉपिक फोकल लेंथ आता है। कौन सा लेंथ आता है, फोकल लेंथ। अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, फोकल लेंथ बराबर, अगर कितने लोगों को फार्मूला पता है तो बता सकते हैं कि फोकल लेंथ बराबर होता है r/2 होता है। क्या होता है, r/2 होता है। बहुत सही, जितने लोगों ने भी बताया बहुत सही बताया, ठीक है ना। फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, r/2। उसके बाद हमारा आता है, ठीक है ना, उसके बाद आता है हमारा मिरर फार्मूला, मिरर इक्वेशन आएगा, ठीक है ना। 9.2.3 में आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, मिरर, क्या आ जाएगा, मिरर इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन एकदम सिंपल सा है, इसमें हम कई सारे रहस्य को खोलेंगे और कई सारी चीजों को बताएंगे। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं तो मिरर इक्वेशन का जो फार्मूला हो जाएगा, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, यही दो फैक्ट रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। मतलब एनसीईआरटी के अनुसार बता रहे हैं, v + 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, मिरर इक्वेशन होता है। तो मैं इन सब चीजों को ड्राइव करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। और ड्राइव करके जो आंसर आएगा वही हमारा जो होगा देखा जाएगा। और इस पे हम लोग सेवरल क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो एनसीईआरटी से बाहर भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। और ये टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और आप लोगों को अगर और भी इसके एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है या एक्स्ट्रा टॉपिक देखना है तो वो में भी क्या है, बेस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन लगाने के लिए इतने टॉपिक को पढ़ना और इतनी चीजों को जानना ही क्या है, सफिशियंट है। एनसीईआरटी दिखा रही है आपको, समझा भी रही है, ठीक है ना। और बाकी आपने हाई स्कूल में पढ़ा ही पढ़ा है। तो हम लोग फोकल लेंथ और मिरर इक्वेशन, ये दो चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है ना।